हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन लूंगी जो है केस स्टडी क्वेश्चन जो बेस्ड है लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर पे। और इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप गिवन केस स्टडी में से और नए क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं और कैसे इंटरेस्टिंगली उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं केस स्टडी का पहला क्वेश्चन। A tiling or tessellation of a flat surface is the covering of a plane using one or more geometric shapes. अब इसने क्या करा है, केस स्टडी क्वेश्चन में एक सिचुएशन एक्सप्लेन करी है। और जैसे कि आप जानते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन का मतलब ये है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को स्टडी करना। तो इसके अंदर टाइल्स के पैटर्न को स्टडी करा गया है और टाइलिंग का पैटर्न आपका टेसिलेशन से भी रिलेट करा जा सकता है। Historically, tessellations were used in ancient Rome and in Islamic art. You may find tessellation patterns on floor, walls, painting, etc. Shown below is a tiled floor in an archaeological museum of Seville, made using square, triangles, and hexagon. A craftsman thought of making a floor pattern after being inspired by the above design. To ensure accuracy in his work, he made the pattern on the Cartesian plane. He used regular octagons, square, and triangles for his floor tessellation pattern. अब केस स्टडी का जब ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आया है तो इसको पढ़ने में काफी टाइम लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को टेसिलेशन को एक्सप्लेन किया गया है और कोई भी मैथमेटिकल नंबर या इंफॉर्मेशन नहीं शेयर हुई है। तो इसको आप फटाफट से पढ़ सकते हैं, एक ओवरलुक भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। वो इसलिए कि जब क्वेश्चन में हम नीचे डायग्राम देखते हैं केस स्टडी के तो हमें ये समझ आ जाता है कि ये क्वेश्चन बेस्ड होगा इस वाले डायग्राम पे जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और इसी टाइप का पैटर्न इसने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो आइए इस पे बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिया था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स बी एंड एफ। अब इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी तरीके से यूज हो रही है क्योंकि आप यहाँ पे ये ग्राफ पेपर देख सकते हैं। यहाँ ये ग्राफ पेपर है और इस कार्टेशियन प्लेन पे इसने ये टाइलिंग का डायग्राम बनाया है। जो भी इसने कोऑर्डिनेट्स मेंशन करे हैं वो सारे कोऑर्डिनेट्स पढ़े जा सकते हैं, बट यहाँ पे काफी सारे कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं। अप टू एक्स स्टार्ट हो रहा है ए से, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड देन आई जे के एल, ये सारा का सारा अल्फाबेट्स काफी सारे यूज हो रहे हैं। तो लेकिन हमें जिन जिन अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ेगी हम उनके कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन सिस्टम प्लेन से पढ़ के निकाल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द पॉइंट बी एंड एफ। तो इसका मतलब मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी और एफ की जरूरत पड़ेगी। आइए पहले बी और एफ के कोऑर्डिनेट्स पढ़ लेते हैं। यहां है जी हमारा बी, तो B से x एक्सिस पे ड्रॉप कीजिए परपेंडिकुलर। तो B का x कोऑर्डिनेट आया 1 और फिर आप परपेंडिकुलर कीजिए y एक्सिस पे ड्रॉ, तो सेकंड कोऑर्डिनेट आया 2। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया B 1, 2। अब पढ़ते हैं F के। F है, कहाँ है F आ गया हमारा यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं ये -2 पे जा रहा है, तो x कोऑर्डिनेट हुआ -2 और जब ये y एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो y कोऑर्डिनेट हुआ 9। अब हमें b और f के हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हमें लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जाहिर सी बात है हम डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर्मूला यूज करने के लिए फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। तो जो बी एफ का डिस्टेंस है
वो होगा अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसके इस फॉर्मूला में डाल के इसका आंसर निकालेंगे। तो आइए कोशिश करते हैं निकालने की। b का कोऑर्डिनेट एक बार फिर से लिख लेते हैं, जो था 1, 2 और f का था आपका -2, 9 और हमें निकालना है bf which is under the root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। वैल्यू डालने में बहुत ध्यान देंगे। अगर आपको नहीं समझ आता है ऐसा तो आप बॉक्स भी बना सकते हैं, जहां पे आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट लिखिए, उसके नीचे फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट लिखिए। बेसिकली मैंने कैसे लिखा है, x1 y1 x2 y2, ताकि आराम से इन दोनों को यहां से माइनस कर लूं। नहीं तो ये देखा गया है कि सब्स्टिट्यूशन में बच्चे काफी गलतियां कर देते हैं। तो आइए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 minus of -2 will be +2. So 1 minus of -2 square plus 2 minus 9 whole square. तो ये हो जाएगा आपका 1 plus 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा हमारा 3 स्क्वायर और ये आ गया 7 स्क्वायर, ये आ गया आपका 9 प्लस 49, इसको ऐड कर लीजिए, ये आ गया अंडर द रूट 58। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है। सो द लेंथ ऑफ BF is under the root 58 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन कहता है द सेंटर z ऑफ द फिगर। अब हम z ढूंढते हैं, आपको z नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे x तक खत्म हो गया है। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि z कहाँ पे मिलेगा। द सेंटर z ऑफ द फिगर will be the point of intersection of the diagonals of a quadrilateral WXOP। कहाँ बन रहा है ये WXOP? यहाँ पे है हमारा W, यहाँ है हमारा X, यहाँ है हमारा O और यहाँ है हमारा P। आइए इसको ज्वाइन करके देखते हैं। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम देख लेंगे बड़े आराम से कि ये एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन कर रहा है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। और Z क्या है? उसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, W को O से ज्वाइन किया, P को X से ज्वाइन करा, तो यहाँ कोऑर्डिनेट आया। बट हम डायरेक्टली रीड नहीं करेंगे, हमको इसको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या सोचेंगे, फिगर हमारी रेक्टेंगल आ गई। अगर ये फिगर रेक्टेंगल आ गई और हम डायगोनल्स की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स लगाएंगे रेक्टेंगल में, जो होते हैं डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। पहले सोचना है रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी है, उसके बाद अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैं P, O, W और X के कोऑर्डिनेट बहुत ही आराम से पढ़ सकती हूँ। तो अगर मैं रेक्टेंगल का ये प्रॉपर्टी लगाऊं कि डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा Px इक्वल्स टू OW मिलेगा, लेकिन Z के कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे। तो हमें रेक्टेंगल को याद करना पड़ेगा कि वो पैरेललोग्राम भी होता है। और क्योंकि रेक्टेंगल एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है,
तो उसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये है कि ओ जेड पी की वैल्यू जेड एक्स के बराबर होती है और डब्ल्यू जेड की बराबर वैल्यू जेड ओ के बराबर होती है। और ये जो z है ये बन जाता है मिडिल पॉइंट दोनों डायगनल्स का। अब क्योंकि दोनों डायगनल्स इक्वल हैं तो किसी के भी हाफ डिस्टेंस पे z के कोऑर्डिनेट्स आपको आराम से मिलेंगे। तो ये थी सेकंड क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमको इसके कोऑर्डिनेट्स रीड करने पड़ेंगे। आइए हम इसके कोऑर्डिनेट्स रीड करते हैं। W के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -6, क्योंकि x पे -6 के परपेंडिकुलर पे आ रहा है। और अगर हम टूवर्ड्स y एक्सिस प्लॉट करते हैं परपेंडिकुलर तो 2 पे आ रहा है। तो W के कोऑर्डिनेट्स हैं -6, 2। फिर x के कोऑर्डिनेट्स हैं, x कहाँ पे है, x यहाँ है, x तो एक्सिस पे ही है तो -4, 0। फिर O के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, O यहाँ है, आप x पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, 5 हो गया x कोऑर्डिनेट। अब y पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, 9 हो गया y कोऑर्डिनेट। और P के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे इस तरह की से 3 एंड -+11, y एक्सिस पे है। P के कोऑर्डिनेट्स ये, यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स। तो इन सारे कोऑर्डिनेट्स से हमको इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल का पॉइंट निकालना है। तो अगर मैं डायगोनल ले लूं WO तो उसके मिड वे पे हमारा पॉइंट Z होगा। इसका मतलब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकती हूँ। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर और स्पेसिफिक मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आइए इसको लगाते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए थे। इसके अंदर हम लाइन सेगमेंट ले रहे हैं। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। क्लियरली WXOP is a rectangle and diagonal bisect each other and are of equal length. Now Z is the midpoint of, किस किस का मिड पॉइंट आएगा, ये आएगा मिड पॉइंट OW या PX, OW एंड PX। तो हम सिर्फ OW यूज कर रहे हैं तो O के कोऑर्डिनेट्स फिर से लिख लेते हैं, जो है 5, 9 अभी निकालना बताया था। और W के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं -6, 2। और Z के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं XY। तो सिचुएशन क्या हुई बच्चों, एक जगह पे O है, एक जगह पे W है, Z आपका मिडिल में है और रेशियो है 1:1। आपको O के कोऑर्डिनेट्स 5, 9 पता है, W के कोऑर्डिनेट्स -6, 2 पता है। आइए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। X कोऑर्डिनेट विल बी x1 plus x2 by 2. Y coordinate will be y1 plus y2 by 2. ये हमारा हो जाएगा x हमारा था 5, तो ये हो जाएगा 5 - 6 by 2 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9 + 2 by 2।
तो ये होगा x कोऑर्डिनेट हाफ और y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट माइनस हाफ और y कोऑर्डिनेट 11/2। तो ये आ गए हमारे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ z? इट इज माइनस हाफ कॉमा 11/2। तो क्लियरली हम ये सेकेंड पार्ट इस तरीके से कर सकते हैं। ये भी 1 मार्कर है। तो आपको ये सोचना है कि अगर केस स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आई है तो कहीं ना कहीं मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। आपको ढूंढना है। आइए आगे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस equidistant from A and G। यहाँ पे A पॉइंट यहाँ है, G पॉइंट यहाँ है। आपको y एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढना है। यहाँ कहीं पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वल दूरी पे है। वो कोऑर्डिनेट आपको ढूंढना है। जरूरी नहीं है जहां मार्किंग करी गई है वहीं आए, बट हमें ढूंढना है। तो इसके लिए हमको एक पॉइंट सपोज करना पड़ेगा। सो लेट अल्फा, अब मैं x कॉमा वाई लिखूं या 0 कॉमा वाई लिखूं? हाजिर सी बात है, 0 कॉमा वाई लिखेंगे क्योंकि पॉइंट y एक्सिस पे है। सो लेट 0 कॉमा वाई बी द पॉइंट ऑन y axis and it is equidistant from A and G। इसका मतलब A अल्फा इक्वल्स टू G अल्फा। डिस्टेंस यहाँ पे अगर हमने एक अल्फा पॉइंट ले लिया तो अल्फा से G का डिस्टेंस और अल्फा से A का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। रूट अवॉइड करने के लिए हम इनका स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो इसको आइए आगे सॉल्व करते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं क्योंकि वो हमें अब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। A के कोऑर्डिनेट्स अगर हम रीड करना चाहें तो -2, और G के आएंगे, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, -4, 7। तो आइए इसको लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स -2, और G के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -4, 7, और अल्फा के हैं 0, y, और हमें मिला है A अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू G अल्फा स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो आइए लगाते हैं। इसके लिए अपना रफ वर्क में मैं इन पॉइंट्स को ऊपर नीचे लिखूंगी ताकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में आसानी हो। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लगाना है, तो -2, 0 होल स्क्वायर 2 - y होल स्क्वायर। आप इसको y - 2 भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे सबट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट वाला कोऑर्डिनेट जो मुझे यूज करना है -4, 7 और 0, y। अब क्योंकि पहले में हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट -7 सेकंड लिया है, तो इसमें भी वही पैटर्न फॉलो करेंगे। वैसे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि होल स्क्वायर हो जाता है, तो किसी भी नंबर का आप वो स्क्वायर करेंगे तो माइनस बैलेंस हो जाता है। ये आ गया -2 स्क्वायर, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ऐसे ही ये -4 स्क्वायर, और यहाँ भी लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। आइडेंटिटी से आपको खोलना पड़ेगा। आइए आगे करते हैं। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अगले ब्रैकेट में से आएगा 4y स्क्वायर -4y। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसके साथ 49 जुड़ेगा, y स्क्वायर आएगा और 14y। ये y स्क्वायर क्योंकि दोनों प्लस साइन में है आप कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रांसपोज करके भी कैंसिल कर सकते हैं।
इसका एडिशन हो गया 8 माइनस 4y, और यहाँ पे इसका एडिशन हो गया 65 माइनस 14y। आइए ट्रांसपोज करते हैं, ये 4y हो गया, ये 65 माइनस 8 हो गया, 14 उधर गया प्लस हो गया, 8 इधर आया माइनस हो गया, ये बैलेंस होके हो गया 10y, और ये सब्ट्रैक्ट होके हो गया 57। तो ये 57 होने के बाद आपका y आ गया 57/10। इसको आप 5.7 डायरेक्टली डेसिमल्स में लिख सकते हैं। तो क्या कोऑर्डिनेट आएगा y एक्सिस पे? कोऑर्डिनेट आएगा हमारा, therefore the coordinates of the point will be 0, 5.7। लगभग वहीं बनाया था, तो ये इसका आंसर है। इसके ऑप्शन आता है 2 मार्क में कि आप ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए या नीचे वाला कीजिए। देयर इज अ और क्वेश्चन, तो इस वीडियो में आपको मैं दोनों सॉल्व करना बता रही हूँ। सेकंड ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम AFGH? इसके लिए रीड करनी पड़ेगी लेंथ, तो पहले आइए हम इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ एरिया is half into h into sum of the parallel sides। अब जहां हमने ट्रेपीजियम कंसिडर करा है, तो ढूंढते हैं कि पैरेलल साइड किस नाम से आ रही हैं। ये देखिए AFGH, यहाँ ये थोड़ा सा हाइलाइटेड है, ये आपका ट्रेपीजियम है। और अगर ये आपका ट्रेपीजियम है तो इसमें लेंथ, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, इसके अंदर आपकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो है GH। या तो आप इसके कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हैं या क्लियरली यहाँ पे यूनिट लेंथ काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। so clearly you can write it as 3 units, or you can use distance formula for subtracting it. And the next parallel side is, it is parallel to y-axis AF, so it is 1 2 3 4 5 6 7। either you count like this or you subtract these points using distance formula. Now the height is parallel to x-axis, which is just 2 units. So again, the height I can write is 2 units. तो इसको फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 7 plus 3. So this is half into 10. This 2 and 2 gets cancelled, और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से आपके सैम्पल पेपर में दिए हुए तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इंक्लूडिंग द ऑप्शनल पार्ट। तो 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब आगे आइए देखिए कि कौन से हम नए क्वेश्चंस भी इन पे बना सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन लिया है, मार्क किया है उसे 4th क्वेश्चन। इफ द सेंटर y of the figure is the point of intersection of the diagonals of a square BCKL। तो आइए पहले BCKL ढूंढते हैं। यहाँ पे है BCKL, ये हमारा स्क्वायर है। अब इसने बोला है y is the center, if the center y of the figure is the point of intersection of the diagonals। तो डायगनल्स का इंटरसेक्शन हमको देखना है। अगर ये हमारी फिगर है BCLK, तो आप अगर डायगनल बनाएंगे तो ये डायगनल बनेंगे।
तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ y निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ y निकालने के लिए आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, बिकॉज इन अ स्क्वायर द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे आर परपेंडिकुलर। तो या तो आप ग्राफ से रीड कर लीजिए, ग्राफ से रीड करना बहुत आसान है। इसका आंसर आएगा y 3,2। या अगर हम इसमें वर्किंग करके दिखाते हैं तो इसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ b लिखने पड़ेंगे पढ़ के, और l लिखने पड़ेंगे, या c लिखने होंगे और k लिखने होंगे। So if we take the coordinate b, it is 1,2. अगर हम l लेते हैं it is 5,2. अगर हम c ले लेते हैं it is 3,4. अगर हम k ले लेते हैं it is 3,0. तो इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल मिड पॉइंट है दोनों ही डायगोनल्स का, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के किसी भी एक लाइन सेगमेंट में इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं b 1,2 and l 5,2, so the midpoint y which is x, y, देखिए y अल्फाबेट है तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे सिंगल y ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मूला है x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। तो ये आएगा 1 plus 5 6 by 2, 2 plus 2 4 by 2। तो ये आ गया आपका 3,2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ y यू कैन आइदर रीड फ्रॉम द ग्राफ और सॉल्व यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, दोनों तरीके से हो जाएगा। आइए एक और नया क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। Find the total area covered by all the square tiles which are congruent to the square BCKL। फिर से पढ़ते हैं। Find the total area covered by all the square tiles, all which are congruent to, that means same in shape and size, to square BCKL। आइए BCKL को शेड करते हैं। ये BCKL हो गया। अब इसके जैसे स्क्वायर कितने हैं यहाँ पे, और कैसे उन सबका एरिया निकाला जाएगा। तो आइए पहले नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिनते हैं। इसको फर्स्ट मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। So there are in total number of squares is 8. Now the total area covered will be 8 into area of one square। तो अगर हम BCL के ले लेते हैं और डिस्टेंस निकाल लेते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन का, BC का विच इज रिप्रेजेंटिंग द साइड, तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी और फिर हम एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाल लेंगे। जैसे BCKL में B कोऑर्डिनेट अगर हम पढ़ें तो था 1,2 और C कोऑर्डिनेट है 3,4। तो लेंथ BC will be under the root 1 minus 3 whole square x1 minus x2 whole square y2 minus y1 whole square। ये हो गया -3, 1 minus 3 is -2 square, 2 minus 4 is -2 square, ये हो जाएगा 2 square plus 2 square which is 4 plus 4 which is under the root 8। या यहाँ पे आप इसको
4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार 4 आ रहा है, और 4 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो 2√2। तो ये आ गया आपका साइड ऑफ द स्क्वायर। अब साइड ऑफ द स्क्वायर आने के बाद अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो BC 2√2 है, तो फॉर्मूला होता है हमारा साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ BCKL will be 2√2 स्क्वायर। 2√2 इंटू 2√2 तो सभी बच्चों को करना आता होगा। तो ये हो गया 4 इंटू 2 8, और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी आपके 8 थे। सो देयरफॉर total area is 8 into 8, 64 स्क्वायर यूनिट्स का आपका एरिया आ गया। तो इस तरीके से हम ये 5th वाला एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, चेक वेदर द ट्रायंगल formed by the points T, U and G forms a right angle triangle or not। चेक है तो ऑब्वियसली और नॉट वाला कंडीशन तो है ही। ढूंढते हैं TUG कहाँ है। T ये रहा, U ये रहा, G ये रहा। अब ये स्क्वायर है तो ये तो 90 है। अब ये लाइन स्ट्रेट है कि नहीं, ये 90 बन रहा है या नहीं, हमें लगाना पड़ेगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मैं बता देती हूँ एक बार क्या होता है। 3 अगर आपको साइड्स दी हैं, आप तीनों का स्क्वायर करेंगे, और अगर दो सम ऑफ द स्क्वायर्स के इक्वल थर्ड आती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो C which is the largest side के in front of that, in the front of the largest side you get the largest angle which is 90। तो इस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए हमें T, U और G तीनों की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो आइए इनके कोऑर्डिनेट्स पढ़ लेते हैं। T के कोऑर्डिनेट्स, इफ वी ड्रॉप अ perpendicular on x-axis, it is -6, and on the y-axis it is 9। तो t के कोऑर्डिनेट्स आ गए -6, 9। u के कोऑर्डिनेट्स, u आया आपका -7 और 7। बहुत ध्यान से पढ़ना है ये चीजें, अगर यहाँ गलती हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये -4, ये 7, ऐसे हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें चेक करना है कि क्या ये लेंथ पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगी। तो हमें निकालना है TU, UG और TG। We have to find all the 3 lengths. In fact, we can find the square क्योंकि हमें तो पाइथागोरस चेक करना है। तो आइए करते हैं इसे। T के कोऑर्डिनेट्स फिर से लिख लेते हैं। T था हमारा -6, 9। U था हमारा -7, 7। G था हमारा -4, 7। तो आइए निकालते हैं TU। फॉर्मूला है हमारा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो आइए लगाते हैं। x2 है -7, x1 है -6। सो -7 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 7 - 9 होल स्क्वायर। ये अंडर द रूट आया -7 + 6 -1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 1 स्क्वायर हो गया 1, -2 का स्क्वायर हो गया 4। तो अंडर द रूट 5, तो
TU स्क्वायर हम कह सकते हैं आ गया 5. दिस इज द फर्स्ट वैल्यू. अब हम निकालते हैं ऐसे ही UG स्क्वायर. अगर हम UG स्क्वायर निकालते हैं तो हमें मिलता है, UG स्क्वायर में हमें अंडर द रूट नहीं लगाना पड़ेगा, तो अभी सिर्फ हम UG निकालते हैं. -7 + 4 होल स्क्वायर, 7 - 7 होल स्क्वायर. वो क्यों? क्योंकि U के कोऑर्डिनेट्स हमारे थे -7, 7 और G के हमारे कोऑर्डिनेट्स थे -4, 7. तो ये आ गया हमारा -3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. 3 स्क्वायर विल बी 9. तो अंडर द रूट 9 इज 3. तो UG का लेंथ हमारा आ गया 3. और अगर हम इसको अंडर द रूट में नहीं निकाल के UG स्क्वायर ही निकालेंगे तो आएगा 9. अब हम निकालते हैं इसका लास्ट TG. अंडर द रूट TG will be equal to -6 + 4 whole square, and this will be 9 - 7 whole square, क्योंकि G के कोऑर्डिनेट्स हमारे -4, 7 है और T के कोऑर्डिनेट्स -6, 9 है. तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करके निकाल देंगे. तो ये हो जाएगा अंडर द रूट -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 4 + 4. आप इसको 4 + 4 को 8 लिख के फिर कॉमन भी ले सकते हैं, या इसको आप 4 × 2 लिख के √4 हो गया आपका 2, 2√2 भी लिख सकते हैं. तो हमारा TG स्क्वायर हो गया अंडर द रूट 2√2 होल स्क्वायर विच इज 8. तो आइए अब तीनों वैल्यूज लिख लेते हैं. तीनों वैल्यूज हैं आपकी, इसके अंदर आ जाएंगी. TU स्क्वायर इज 5, UG स्क्वायर इज 9 और TG स्क्वायर इज 8. तो दो छोटे नंबर्स का स्क्वायर को ऐड करते हैं. TU स्क्वायर प्लस TG स्क्वायर आपका आ रहा है 8 + 5 विच इज 13, विच इज नॉट इक्वल टू 9. तो हमें मिला TU स्क्वायर प्लस TG स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू UG स्क्वायर, and hence they do not form the sides of a right angled triangle. इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा. तो आपने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया है और ये निकालने की कोशिश करी है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है. इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन, जो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 90 है, तो ये 90 आपका एंगल नहीं आ रहा है. तो इस तरीके से आप केस स्टडी पे काफी सारे इनोवेटिव क्वेश्चंस बना सकते हैं और नए नए क्वेश्चंस के साथ केस स्टडी की प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आपको इस वीडियो में रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू. Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.